हाय बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि अब आने वाला है 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को क्या है तुम्हें पता है? उस दिन हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो आजकल का जो नया पीढ़ी है, ये जो अभी 11 12 या फिर 9 10 के बच्चे हैं, पता नहीं इन लोग के मन में कहाँ से ये मिसकंसेप्शन आ गया है कि वो लोग एक अलग माइंडसेट बना के चलते हैं। जैसे क्लास में हम कई बार ऐसे क्लास ले रहे होते हैं और बीच में कभी कोई जिक्र हो जाता है महात्मा गांधी का, तो उनका बड़ा अजीब मतलब उसके बारे में एक हम देखे हैं। आज से नहीं, लगभग हम आज कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमको ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये जो जेनजी वाला ग्रुप है, इसमें आखिर में ये कहाँ से आया इस तरह का नेचर, कि कौन उसके दिमाग में ये डाल रहा है कि इस टाइप का महात्मा गांधी ये थे बहुत बुरे थे, अच्छे नहीं थे। तो आज हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ठीक है, कोई इंसान बुरा है, कोई अच्छा है, ये बात अपने जगह पे है। हो सकता है इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम ही ये नहीं बोल सकते कि हम में सब अच्छाई ही गुण है, कुछ बुराई भी हो सकता है, हमसे कुछ गलती भी हो सकता है। तो अगर वो महात्मा गांधी पूरा वर्ल्ड लेवल पर ऐसा काम किए हैं आगे चल के, तो हो सकता है उससे कुछ गलतियां हुई हो, जिसको लोग मिसगाइड करके उसको और अलग अलग तरीके से पेश कर दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो नया युवा है आज के टाइम में, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये दिमाग में ना रहे। और तुम लोग बच्चों, तुम लोग को सबसे ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जब 11 12 में थे या 9 10 में थे, तब हमारे पास जो नॉलेज मिलता था वो एक कोई ना कोई टीचर से ही मिलता था। आज के टाइम में क्या है कि तुम अपने व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हो, तुम अपने यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें रील्स देख रहे हो, उसी में कोई भी एक बंदा आता है या व्हाट्सएप में कहीं से एक ग्रुप में मैसेज आता है और वो तुम्हें कुछ भी बता के चला जाता है। तुमको उस समय के लिए वो फैक्ट नजर आने लगता है यही सही है। तो ऐसा है नहीं। हो सकता है हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम ये डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि महात्मा गांधी क्या थे क्या नहीं थे, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि तुम उसके बारे में रियलिटी जानो, फिर देखो तुमको अच्छा और बुरा में नहीं, बल्कि जो ज्यादा बुरा होता है, एक अच्छाई उसमें कम होता है, तो उसको हम लोग बुरा कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसमें अच्छाई बहुत ज्यादा है, बुराई बहुत कम है, तो उसको तुम क्या बोलोगे? तो उसको तुम नहीं बोलोगे कि ये आदमी अच्छा ही थे अल्टीमेट। तो देखो, एक कंपैरिजन है। हम महात्मा गांधी को डायरेक्ट तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये भाई बुरा है या ये अच्छा है, ये तुम्हारे मेंटलिटी पे डिपेंड करता है, तुम डिसाइड करो। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो इंसान इतने भी बुरे नहीं थे जैसा तुम सोचते हो। और अगर वो बुरे कुछ बात को हो सकता है जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, तो उसके अनुसार तुम बोल सकता है कि हाँ, ये सब चीज उनमें कुछ गलतियां की। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बहुत अजीब इंसान थे, ये थे, कौन उसे महात्मा बोल दिया। ये सब बात हम अक्सर सुनते हैं। आज उसके बारे में पूरा हम एक एक चीज जिक्र करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ये बच्चा दिख रहा है गोलू मोलू सा, ये जो बच्चा तुमको दिख रहा है ना, ये वही इंसान है महात्मा गांधी। ये देखो, ये थोड़ा सा यंग जब हो गए, तो ये यंग महात्मा गांधी, ये साउथ अफ्रीका पहुंच गए थे उस समय का ये फोटो है, ठीक है। और ये उसका चाइल्डहुड वाला फोटो है। तो देख रहे हो, ये बच्चा यहां से लेकर के ये उस समय का ड्रेस है बच्चा, देख लो इसका पहनावा वगैरह। ये कब इनका जन्म हुआ तुमको बढ़िया से पता होना चाहिए। जन्म कब हुआ है? तो 1869 में इनका जन्म हुआ, 2 अक्टूबर को हुआ है ना। और उसी तरह से उसके बाद ये कहां पे हुआ था, तो कहां हुआ था, तुमको ये सब चीज बेसिक पता होना चाहिए। देखो, इनका पूरा नाम क्या था? मोहन चंद करमचंद गांधी, है ना। कब इनका जन्म हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पे हुआ था? पोरबंदर। कहां पे है ये? गुजरात वाले इलाके में, है ना, इंडिया, है ना। द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज फादर, ये जो थे वो सबसे छोटे लड़के थे। और इनके जो पापा थे, उनके 4 वाइफ थे। और जो 4 वाइफ में से ये जो थे, वो उनके 4th नंबर के वाइफ के सबसे छोटे लड़के थे। एज अ चाइल्ड ही वाज नोन फॉर बीइंग शाय, बहुत ये शर्मीले थे उस बचपन में, और शांत स्वभाव एक तरह से कह सकते हो। और बाद में बहुत ही कम एज में, 13 के एज में इनका शादी हो जाता है ना। 13 के एज में शादी हो जाता है। और जब ये 18 साल के होते हैं, तब ये लंदन चले जाते हैं
पढ़ाई करने लॉ का, है ना। यहां तक तो हमको समझ में आया कि हाँ इसमें ये था। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हम उसका सारा यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि वो कितने अच्छे थे तुम डिसाइड करो, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उस सिचुएशन में जब ये 1869 में इनका जन्म हुआ, 18 साल बाद इनका ये लंदन जाते हैं पढ़ाई करने, तो तुम समझ सकते हो। वैसे तो बोला जाता है कि ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये भी बोला जाता है कि इसके पापा एक तरह से पोरबंदर के चीफ मिनिस्टर थे। तो समझ में तो आता है कि हाँ पैसा होगा, वो हालत नहीं होगा जो उस समय या अभी के टाइम में भी जिसको हम गरीब कहते हैं, वैसा हालत इनका नहीं रहा होगा, है ना। तो लंदन आज के डेट में कोई पढ़ाई करना जाना चाहे तो कितना मुश्किल लगता है हम लोग के लिए, ठीक है। हाँ कुछ लोग जाते हैं, इंडिया से कितने % लोग आज भी बाहर जा पाते हैं पढ़ाई करने, तो हमको लगता है बहुत कम, है ना। और ये उस समय पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। इसका मतलब है बाबू कि इसके पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल रहने लायक था। अब इसके बावजूद ये जिस फोटो में ये बाद में नजर आते हैं, ठीक है, क्या नजर आते हैं? नजर आते हैं कि वो इंसान कैसे उस लंगोटा पहन के, धोती पहन के और पूरा इंडिया घूमे हैं, और उस आदमी को तुम ब्लेम करते हो कि ये इंसान बुरे थे, तो तुम थोड़ा सा सोच के बोलो, है ना। तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, समझदार हो, तो तुम्हें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि किसी को डायरेक्टली ये बोलना कि ये इंसान गलत था, उसको गाली जैसा कोई वर्ड उसके लिए यूज कर देना, थोड़ा बचो इस सब चीज से, है ना। ये चीज अच्छाई नहीं है। ये हम फोटो कलेक्ट किया, वैसे उसके मम्मी पापा का फोटो तो बहुत रेयर है, उतना मिलता नहीं है, बट फिर भी हमने कहीं से ढूंढा तो ये उनके मम्मी पापा मिल गए, है ना। सबसे प्रारंभिक शुरुआत वाले जीवन के बारे में बताया गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात, भारत में जो समुद्र है उससे सटा हुआ एक शहर है पोरबंदर, वहीं पे हुआ था। एक मध्य वर्गीय परिवार से थे, मतलब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और पोरबंदर के मुख्यमंत्री थे उस समय, उस जगह का। और उसकी माँ जो थी उनका नाम था पुतली बाई, और पुतली बाई एक अत्यंत धार्मिक महिला थी, ठीक है। तो ये वैसा फैमिली से बिलोंग करता था जहां ये धार्मिक महिला है, यानी कि अपने बच्चे को धर्म का शिक्षा तो देगी ही, और पापा भी उसी टाइप के एक तरह से रसूख हैं, पूरी तरह से ये नहीं बोलेंगे। 13 साल की छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया। किनसे हुआ? ये देखो दिख रहा है, ये भी फोटो है ना। जिसके बाद में उनके 4 बेटे हुए। 1888 में 18 साल की उम्र में वह कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए, है ना। वहां रहने के दौरान उन्होंने वेज खाना, नॉन वेज नहीं, जो वेज होता है ना, शाकाहार को अपनाया, और एक वेजिटेरियन, ठीक है, समाज में शामिल हो गए, ठीक है, जिसने उन्हें विभिन्न बौद्धिक और राजनीतिक विचारों से अवगत कराया, है ना। तो बहुत सारा नॉलेज उसको वहां से मिला। ये चीज यहां से तुम कह सकते हो कि महात्मा गांधी में वो जो नेचर जो पहले लड़कपन में था, वो धीरे धीरे उसके दिमाग में बदलाव हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करना, ठीक है। हमको लगता है कि यहाँ से इनका थोड़ा सा सोचने का तरीका बदला होगा। ये थे वो उस समय जब ये यंग हो गए थे, पढ़ाई लिखाई मतलब अपना वकालती वगैरह जो भी था वो कंप्लीट कर लिए थे, लॉ का पढ़ाई। ये तुमको दिखेगा MK गांधी, ठीक है, ये भी दिख रहा है। तो ये सब पोस्ट पे एक तरह से कहो तो इतना पढ़ाई उढ़ाई करके और वापस वो इंडिया भी आ गए एक समय। फिर बहुत स्ट्रगल किए, स्ट्रगल मतलब अपने स्तर पर जब आप लॉ का पढ़ाई करते हो तो प्रैक्टिस करना रहता है, अच्छी जगह मिलने के लिए ये सब बहुत जगह पे छोटे व्यवसाय के रूप में भी थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। तो ये सब ये भी किए। और ये जो तुमको दिख रहा है ये है दक्षिण अफ्रीका। जब भी जा रहे थे तो ट्रेन से इनको क्या किया गया था कि वहां से फर्स्ट क्लास वाले कोच में ये बैठे थे, सब तुम सुने होंगे, है ना। तो यहाँ से उनको उतार दिया गया था। तो वही बोला कि अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद गांधी भारत लौट आए, लेकिन एक सफल कानून अभ्यास स्थापित करने के लिए संघर्ष किया और 1893 में उन्होंने
दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में एक भारतीय फर्म के लिए काम करने के लिए 1 साल का अनुबंध स्वीकार किया। ये जो एक छोटा पेशेवर कार्यकाल होता है, छोटा सा एक तरह से कह सकता है कि जॉब एक तरह का हुआ, वह नस्लीय भेदभाव के खिलाफ 21 साल के संघर्ष में बदल गया। और वही साउथ अफ्रीका में इतना ज्यादा रेसिज्म था, इतना ज्यादा काला गोरा लेके वहां पे बहस हो रहा था कि ये इंसान वहां पे 21 साल तक उसको उसके खिलाफ एक तरह से कहो तो विरोध वगैरह में बिताए। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी की राजनीतिक चेतना वास्तव में जागृत हुई और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नस्लीय पूर्वाग्रह को कठोर वास्तविकताओं का अनुभव किया, विशेष रूप से जब उन्होंने एक प्रथम श्रेणी के डब्बे में, ठीक है, प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास कोच में एक गैर श्वेत यात्री होने के कारण पीटर मैट्रिसबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया, उसे बाहर निकाल के कि तुम इस कोच में नहीं बैठ सकते हो। तो गांधी जी का ये जो फेंका जाना मतलब एक तरह से ट्रेन से बाहर निकाल देना, उनके भारतीय समुदाय है उसको संगठित करना शुरू किया और उसके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, है ना। ये एक वहां पे ग्रुप बना दिया। उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अब देखो कोई इनका भी मजाक उड़ाता है कि ये तो हमेशा सत्याग्रह करते थे, लड़ाई नहीं करते थे, अहिंसा नहीं करते थे। बाबू, ये उस समय का स्थिति था जब ये साउथ अफ्रीका में है, ये वहां जाके क्या करेंगे कि मार दो, मारेगा तो ये कितना देर तक वहां जिंदा रह पाएंगे। भारत का भी स्थिति उसी तरह का था। जब भारत में ये यहाँ आते थे और यहाँ के युवाओं को कहते थे कि तुम उससे लड़ो नहीं तो क्या करो, बोलता था तुम मार खाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर तुम मारने पे उतर गए तो अंग्रेज को तुमको मारने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर तुम वैसे भी अंग्रेज को हरा पाना लगभग नामुमकिन था, ये इनको बढ़िया से पता था। क्यों? क्योंकि जो एक अंग्रेज होता था तो उसके साथ 50 ठो कौन होता था? सिपाही कौन होता था? भारत के ही सेना होते थे। भारत के ही लोग जो ब्रिटिशर्स वाले सेना में शामिल हो जाते थे, वो जो पैदल सैनिक होते थे। तो अगर तुम गोली लेके बोलोगे हम अंग्रेज को मारने जा रहे हैं, और जो कुछ लोग अगर मारने का ऐसे प्लानिंग भी करते थे, तो शुरू में तुमको किससे लड़ना पड़ेगा? तो तुमको इंडियन से ही लड़ना होगा। सिपाही लोग आगे रहता था, अंग्रेज तो बाद में है। तो ई लोग को तुम मारो तो तुम अपने भाई लोग को मार रहे हो, है ना, क्योंकि तुम्हारा ही कोई दोस्त, तुम्हारा ही कोई इंडियन भाई उसके सेना में शामिल है, तो तुम उसे हरा कैसे सकते हो? क्योंकि तुम मारोगे तो उसका सेना भले मार रहा है, उसका वर्दी पहना हुआ, लेकिन है तो वो इंडियन ही है, किसे तुम अलग से मारने जा रहे हो? तो ये बात इनको बढ़िया से पता था। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम ये समझो ना कि आज के टाइम में नक्सलिज्म जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मान लो तुम CRPF इस सब का जवान सुरक्षा में लगा हुआ रहता है, जैसे छत्तीसगढ़ में सुकमा वगैरह में आप जो देखते हो कि नक्सली हमला हुआ, इतना जवान मारे गए, तो ये सब जो तुम कहानी सुनते हो, तो यही वाला प्रोस्पेक्टिव को तो थोड़ा तुम उस समय ले जाओ जब महात्मा गांधी का समय चल रहा था, जब वो भारत आके बोल रहे थे कि नहीं तुम लड़ाई मत करो, अहिंसा अपनाओ, और इसी से अंग्रेज को परेशान करो और वो खुद इसको छोड़ के चले जाए। क्यों बोलना चाहते थे तुमको समझ में आ जाएगा। देखो अभी जो टाइम है उसमें जो हम लोग नक्सलिज्म कहते हैं कि ये नक्सलवाद है, क्यों है? उसका माइंडसेट जो अभी सरकार है उसके माइंडसेट से अलग है। वो सोचता है, वो जो नक्सली है वो सोचता है कि हमको सरकार दबाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, हमको फ्रीडम नहीं दे रहा है, इसलिए सरकार का वो लोग विरोध करता है और वो लोग कहीं जाके मारता है, काटता है, लूट मचाता है, इसलिए सरकार अपना सेना भेजता है और जब तक उसे मरवा देता है। तो क्या लगता है तुम्हें कि क्या कभी मोदी जी की सरकार या कोई भी सरकार जैसे सत्ता पलटेगी तो क्या वो CRPF का जवान को मार के खत्म कर सकता है? वो नक्सली लोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वही नक्सली का कुछ लोग तो CRPF में भी शामिल है, ठीक है। उस समय जो अंग्रेज के अगर व्यू से देखोगे ना, तो भगत सिंह हुआ, चंद्रशेखर आजाद हुआ, जो अंग्रेज का जो विचारधारा था उसके जैसा नहीं सोचने वाला जो लोग था, जिसको हम लोग फ्रीडम फाइटर कहते हैं,
वो उलोग के नजर में एक नक्सली था, है ना। उलोग मानता था कि ये क्या है, नक्सली है, देश को ये ग्रोथ नहीं करवाने दे रहा। लेकिन ये लोग क्या सोचते थे, भगत सिंह लोग का कहना था कि ये हम लोग पे दबाव डाल रहा है, हम लोग को जीने नहीं दे रहा, हम लोग का संस्कृति को ये चौपट कर रहा है। तो देखा जाए तो देखो सोच का अंतर है, ये फ्रीडम फाइटर हम लोग के लिए हैं, वो लोग के लिए नक्सली। तो वो लोग तो पूरा बिल्डअप करके सेना रखता था ना, कि हमको ऐसे ऐसे करके लड़ाई करना है, पूरा तरीका उनको पता था। 1857 में जब इतना भयानक लड़ाई हुआ, पूरा हिंदू मुस्लिम एक हो गया लड़ने के लिए, फिर भी नहीं हरा पाया अंग्रेज लोग को। क्यों नहीं हरा पाया? क्योंकि उन लोग के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, एक तरह से एडवांस वेपन था, जिससे वो थोड़े ही देर में कई लोगों को मार सकता था। अगर उसके सामने तुम हथियार लेके जाते, डंडा वगैरह लेके, जैसे उस समय भारतीयों के पास क्या था, कुछ डंडे, किसके पास राइफल हुआ करता था, किसके पास उस तरह का गन होता था, बहुत रेयर किसी के पास होता होगा, बहुत मुश्किल से। तुमको लगता है कि उससे जीत जाता तुम लड़ाई में? नहीं जीत पाते। तो इस बात को महात्मा गांधी अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसा करने से सिर्फ ये लोग मरेगा, उन लोग के पास मौका मिल जाएगा। जैसे उसको एक मौका मिला, ये हमको मारा तो हम उस पर गन शूट कर सकते हैं। लेकिन सोचो, एक आदमी है जो तुमको मार ही नहीं रहा है, फिर तुम उसको कैसे मारोगे? मारना तो उसको आसान है ना, जो तुम पे हाथ छोड़ता है। सोचो, तुम अगर उसको मौका दे दिए कि हम तुमको जाके उसको एक थप्पड़ जड़ दिया या उस पर गन तान दिया, तो उसको मौका मिल गया कि ये टेररिस्ट है एक तरह का, मार दो इसको। तो वही तो अंग्रेज को चाहिए था, वैसा कोई भी आदमी हो सबको मरवा दो, है ना। तो महात्मा गांधी को अच्छी तरह से पता था कि तुम हिंसा के तरीके से जीत नहीं सकते हो, है ना। तो इस बात को इसीलिए वो बोलता था कि अहिंसा अपना लो, अहिंसा अपनाओ और इस तरह से फॉलो करो कि उसे परेशान कर दो। जैसे उनका हर एक जितना भी रिवॉल्यूशन वो किए, मूवमेंट करवाए, उनका पे फोकस करना, वो हमेशा वो काम करने बोलते थे कि ऐसा करोगे तो वो लोग परेशान हो जाएगा। जैसे बोला, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला दो। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों चलाएगा? क्योंकि अंग्रेज जो भी कहने के लिए तुम्हें बोले, कपड़ा धोना है, कौन धोता था? इंडियन। उसका शूज पॉलिश करता था, कौन करता था? इंडियन। उसका घोड़ा का देख रेख कौन करता था? इंडियन। ठीक है, उसका कपड़ा आयरन करना है, A to Z उसके घर का सारा चीज, सामान वगैरह सब कुछ, गार्डनिंग वगैरह सब कौन करता था? इंडियन करता था। तो अगर सब नॉन कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ? कि उसको कोऑपरेट नहीं करो, उसका कोई भी काम नहीं करो। अगर ऐसा हो गया कि कोई उसका काम ही नहीं करेगा, तो क्या छोटे छोटे नौकर को भी वो वहां इंग्लैंड से इंपोर्ट करेगा? तो उन लोग के लिए ये मुश्किल होने लगेगा। और इस बात को वो समझते थे और इसीलिए बोलते थे कि तुम वो एक्टिविटी करो जो अंग्रेज को अच्छा या उसको परेशानी का सबब बन जाए। तो और अगर तुम गन उठाओगे तो जाओगे काम से, इसीलिए ये बोलते थे इस चीज को। तो इसका लोग मजाक उड़ा देता है, बोलता है ये अहिंसा में बढ़ जाता था ये। अरे भाई समझो थोड़ा सा कि उस समय का समय क्या था, आज नहीं है। आज की एकदम बढ़िया से एकदम AK-47 है, धड़ 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 करके तुम दे दिया, वैसा वाला सिस्टम उस समय नहीं था। ये लोग के पास गन नहीं था, बम नहीं था, उन लोग के पास सब कुछ था, है ना। तो लड़ाई बराबर वालों से होती है, ऐसे नहीं होता है कि उसके पास स्मार्ट वेपन है और इसके पास डंडा लेके चल गया भीड़ में। उसको कहते हैं क्या? सुसाइड करना। और ये सुसाइड करना नहीं देना चाहते थे अपने भारतीयों को, है ना। इसके समझ था, उतना नॉलेज था इनके पास। यहाँ देखो, गांधी जी का जब स्वागत हुआ, उनका यह फोटो है। तो भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम, कब आए थे भारत? पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भी चले गए, वहां से घूम के भारत कब आए 1915 में भारत लौट आए। और अपने राजनीतिक गुरु, उनका राजनीतिक गुरु जहां से वो पॉलिटिक्स से इंस्पायर हुए, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में आम लोगों की दुर्दशा को समझने के लिए 1 साल तक पूरे देश की यात्रा की। समझना, 1 साल तक गोपाल कृष्ण गोखले इसको बोले कि जाओ तुम इंडिया घूमो, बहुत साउथ अफ्रीका देख लिया, लंदन देख लिया, थोड़ा देखो कि तुम अपना देश में तुम्हारा देश का हालत क्या है। 1 साल तक तुम सिर्फ घूमो सब जगह। तो ये घूमने के लिए निकल पड़ा। वह जल्द ही प्रमुखता से उभरे और 1921 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। भाई इस बंदे में काबिलियत था, तब तो उस समय आया और पूरा हैंड ओवर एक तरह से कांग्रेस पार्टी जो कब बनी थी, तो 1885 में ही बन गई थी। तो उसको ये हैंड ओवर कर लेते हैं आते ही तुरंत, है ना। तो उसके बाद से
उन्होंने कई बड़े अभियानों का नेतृत्व किया जिन्होंने लाखों भारतीय को संगठित किया और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, जिसमें एक वही नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था। कब हुआ था? 1920 में। फिर ये 22 में खत्म हो गया। खत्म होने का अलग रीजन था, वो इसलिए था क्योंकि ये बोला था कि तुम हिंसा नहीं करो, और उधर वो लोग चोरा चोरी कांड कर देता है, जाके पुलिस वाले को जला देता है, उसका अलग रीजन है ना। लेकिन जो भी है, उसके बाद ये बोला कि जब तुम हिंसा में उतर जाओगे तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं रहा। हम तो बोल रहे हैं कि मार धाड़ नहीं करो, और तुम जाके अब पुलिस को जलाए, अब तुम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारेगा, कौन बचाने वाला है। तो उसके बाद 1930 में क्या हुआ कि दांडी मार्च हुआ, जिसमें नेसेसरी काम था। क्या जरूरत था महात्मा गांधी को ये सब करने का? क्या उसके पास लाइफ अच्छा नहीं था? अरे तुम खुद सोचो, जो आदमी इस ड्रेस में तुमको दिख रहा है, कब 1882 या 19 के आसपास में, जब ये यंग थे तब, तो सोचो इस समय सब कुछ इस वाले वेशभूषा में होना। आज भी इंडियन के पास कितने ऐसे लोग होते हैं जिसके पास ऐसा कपड़े होते हैं। अगर तुम शहर में बिलोंग करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम गांव में बिलोंग करते हो तो कभी गांव घूमो, जाके देखो कितने लोग के पास कपड़े आज जो 2025 चल रहा है ना, इसमें नहीं अटता है कोई नॉर्मल कपड़ा, और ये उस समय इस तरह सूट बूट में दिख रहे हैं तुमको। ठीक है, तो आज के टाइम में ना, तुम्हारे पास अगर इतना पैसा रहता कि तुम लंदन जाके पढ़ाई कर सकता, तुम्हारे पास इस तरह का लाइफ स्टाइल होता, तो तुम जाके लंगोटा और धोती पहन के दुनिया का भ्रमण नहीं कर रहे होते। तुम आराम से को थार लेता, एकदम चल देता काला चश्मा लगा के, है ना, और इम्प्रेस करने लोगों को। हाँ, उस पे भी आएंगे जो तुम सोच रहा है ना कि सर इसके बारे में तो कुछ और सुन के रखें, तो उस पे भी आएंगे, है ना। वो जो तुम सुन के रखा है ना, वो सोचो ये इंसान का अपना एक मेंटलिटी कि इस चीज को ये छुपा भी सकते थे। अगर तुम कुछ गलत किया है तो उसको छुपा के कर लिया ना, कोई जान नहीं रहा है तो कोई नहीं, तुम शरीफ है। और वही चीज कोई जान गया तो तुम बदमाश हो गया, या बेकार हो गया, है ना, नालायक हो गया, इश्कबाज हो गया, जो भी नाम तुम दे दो। सोचो ये इंसान खुद कुछ अपने में एक्सपेरिमेंट किया जिसका विवाद है, हम उस पर नहीं करेंगे, ठीक है वो सही था गलत था, चलो हम भी गलत है मान लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस छोटे से चीज को उसने उसको बाद में बोला कि देखो हम इस सब एक्सपेरिमेंट किए और हम देखे कि हम अपने पे इतना कंट्रोल पाए कि हम ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इतना सब चीज कर सकता है तो उसको बुक में लिखने का क्या जरूरत है? छुपा लेता, अगर इसका ऐसा ही दिमाग रहता था तो ठीक है छुपा लेता, क्या जरूरत था लोगों को बताने। लेकिन नहीं किया ऐसा। क्यों नहीं किया? तो इस आदमी में था कि जो गलती हमने बचपन में किया, ठीक है, उस चीज को हम अपने आप में सुधार कर रहे हैं। इनका एक स्टेटमेंट था, आज हम जो चीज बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये मेरा हमेशा का स्टेटमेंट है, समय के साथ वो बदल सकता है। तो ये एक तरह से एक्सेप्ट करने वाले आदमी थे कि अगर हम कुछ गलती किए हैं तो उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट पे ये गलत लोग बोलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होता है। चले जाओ पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुछ गलती नहीं होगा, कुछ कमी उसमें नहीं होगा क्या? सरदार पटेल में चले जाओ, उसमें कुछ कमी नहीं होगा? होगा, जरूर होगा कुछ ना कुछ कमी। वैसे इनमें भी कुछ कमी तो होगा, बट इतना नहीं है कि तुम इसको गाली दे दो। ठीक है, तुम इसको रिस्पेक्ट ना करो। ठीक है, तो तुम लोग युवा हो, तुम्हें ये सब चीज जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का कहानी हो गया, ये भारत लौट के आ गए और 1930 में तुमको पता है नमक यात्रा जब ये शुरू किए थे तब ये 400 किलोमीटर तक बोला कि हम पैदल जाएंगे। इस वाले स्थिति में बोला 400 किलोमीटर पैदल जाएंगे, और बोला हमारे साथ वही आदमी जुड़ना जो मार खाने के लिए तैयार हो, मारने के लिए नहीं। क्योंकि इनको पता था कि अगर हम मारने पे उतरेंगे तो तुरंत हमारा ये सारा मूवमेंट को एक चंद में आके गन से उड़ा देगा। तो हम लोग को साबित करना है कि हम वायलेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पे कोई गन नहीं तान सकता था। बोला अगर कोई मारे ब्रिटिशर्स लोग तो तुम मार खाने के लिए रेडी रहो, तो वही लोग जाओ जो मार खा सकता है। इसके बावजूद उस समय लोगों का सपोर्ट ऐसा रहा। सोचो अगर ये बुरे इंसान होते तो इतने लोग का सपोर्ट कहाँ? आज के टाइम में तुम एक वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकते हो कहीं से,
इतना सपोर्ट अपना मोहल्ले में नहीं जुड़ा पाओगे, और ये पूरा वर्ल्ड लेवल पर इतना सपोर्ट मिला था। तो बुरे इंसान को इतना सपोर्ट कब से मिलने लग गया, है ना? तो वैसा तो होता नहीं है। तो वो ये इंसान 1930 में 400 किलोमीटर का दूरी पैदल चलता है, और चूंकि नेसेसरी चीज था नमक और उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, तो लोग को बोला, अरे लोग का इतना सपोर्ट था कि अंग्रेज लोग इनके पास पहुंच नहीं पाए। मारता था तो लाठी खाने के लिए वहां युवा आके सामने लग जाता था कि मारना है हमको मारो, वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। और ये कहाँ चले गए, फिर वो नमक बनाया और जाके इस कानून को तोड़ा। यही आदमी 1942 में अहिंसा का बात करते थे, और बाद में ये बोले कि जब नहीं हो पा रहा है, इतना सब कुछ हुआ, वर्ल्ड वार 1 हो गया, ये सब मतलब हो गया, इतना सारा होने के बावजूद अगर अंग्रेज छोड़ के नहीं जा रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वार की मतलब आ गया था उस समय, तो या चल रहा था कह लो, तो शुरुआत की जिसमें भारत ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई। उनका प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो, डू एंड डाई, है ना? यही आदमी बोला कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे। तो जनता को एकजुट किया, भले ही उन्हें और अन्य नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया था। तो जेल भी ये कई बार गए, किसके लिए गए? यही तुम्हारा आज का गाली सुनने के लिए, है ना? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सोचो ये इंसान इस रूप में आ गया, कैसे आया? और इस चीज को तुम गाली से संबोधित कर दोगे, ये अच्छी बात नहीं है। क्या लिखा है? ओल्ड विंटेज, ये 1900 का फोटो है एक तरह से, और महात्मा गांधी एज ए बैरिस्टर, साउथ अफ्रीका 1906 में। 1906 में ये ड्रेस में इंसान दिखता है, और ये इंसान इस ड्रेस में आ गया। किसके लिए आया, क्यों आया? क्या आज का ये इंसान को पता रहता कि हमको ऐसे लोग, आजकल का बच्चा लोग गाली देगा? तो बताओ, इसके लिए ये इतना मेहनत किए। गांधी जी को ये स्टेटमेंट बहुत कोई बोलता है कि वो महात्मा जैसा कुछ नहीं था। बोला ठीक है, महात्मा जैसा नहीं था। कौन बोलता है महात्मा? तो मत बोलो। वो तो खुद नहीं बोले कि हमको महात्मा बोलो। सोचो, जिसको उस समय, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को तुम जानते हो ना? रविन्द्रनाथ टैगोर को इतने बड़े नोबेल प्राइज उनको मिल गया था उस समय। सोचो, वो इंसान इसमें कुछ खराबी या अच्छाई देखे, क्या देखे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दे दी। क्यों भाई? अगर ये इतना बुरे इंसान थे तो क्या जरूरत था इनको महात्मा बोलने का, है ना? तो वो खुद तो नहीं बोले, ठीक है। टैगोर ने गांधी जी को यह उपाधि उनके असाधारण कार्य, त्याग और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के कारण दी। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, किसान उसान के लिए लड़ाई लड़े थे। लड़ाई क्या मतलब, एक तरह से ये अपना तरीका से अहिंसावादी बन के उसे लड़े और उसका सफलता भी हासिल की। तो टैगोर उनकी निस्वार्थ सेवा और महानता से बहुत प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ होता है महान आत्मा, ठीक है। बट चलो, तुम ये नहीं बोल सकता वो महात्मा कोई, अरे उनको दूसरे ने उपाधि दी, तुम तब महात्मा गांधी को मत बोलो महात्मा, तो तुम इसको रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलो। क्यों ये बोले उनको इस तरह, है ना? बोलो उनको कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है ना, तुम ऐसे ऐसे दे देते हो किसी को भी। तो ये है, तुम लोग को कुछ नॉलेज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए महात्मा गांधी का मतलब हुआ ग्रेट, महात्मा का मतलब ग्रेट सोल, है ना। एंड वेनेरेबल एंड वाज अ टाइटल गिवन टू हिम, नॉट हिज बर्थ नेम। इसको बाद में टाइटल दिया गया था, कोई बचपन से नहीं था। फादर ऑफ द नेशन इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। आगे फिर इन वायलेंट फिलोसॉफी था, इनका कहना था लड़ाई झगड़ा नहीं करो, सत्याग्रह करो, सत्य के राह पे चलो एक तरह से। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन में वही बता दिया गया कि बाद में ये लॉयर बने, लंदन गए, पढ़ाई किए, साउथ अफ्रीका में जाकर प्रैक्टिस किए, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का वहाँ पे शिकार हुए। फिर उसके पास कुछ बदलाव करने का दिमाग में आया कि इसके खिलाफ लड़ा जाए। इन्फ्लुएंस, गांधी जी वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय जैनिज्म एंड हिंदू स्टोरी सच एज दोज ऑफ द, जैसे लिखा है श्रवणा एंड किंग हरिश्चंद्र, इस सब से बहुत प्रभावित थे, इस सब कहानी से। बाकी ये सब तुमको पता है। यहाँ आ जाते हैं, देखो
क्या क्या मूवमेंट किए थे गांधी जी? अफ्रीका गए, कब गए? 1893 में। गांधी जी पहली बार सत्याग्रह कब किए? 1906 में। गांधी जी जेल कब गए? 1908 में पहली बार। गांधी जी रिटर्न हुए अफ्रीका से 1915 में। उसके बाद साबरमती आश्रम बनाए 1916 में। चंपारण सत्याग्रह किए 1917 में। ठीक है, अहमदाबाद में मिल जो वर्कर्स था वो लोग का अपना सैलरी वगैरह कुछ बढ़ाने को लेके इशू था, उसके खिलाफ उसके सपोर्ट में जाके लड़े कब? 1918 में। खिलाफत मूवमेंट करते हैं 1919 में। ये सारा इनका उपलब्धि है, इसके लिए तुम उसको गाली दे रहे हो। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट किए 1920 में। ठीक है, विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ये शुरुआत किए थे, इतना में खत्म हो गया था। प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस 1924 में उसका प्रेसिडेंट बन गए। डांडी मार्च किए 1930 में। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट किए 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट, ये सब थोड़ा बहुत सर्च कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1931 में हुआ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके ये शामिल होते हैं। 3 राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था। पूना पैक्ट 1900, भीमराव अम्बेडकर से इनका बहुत मतभेद था, वो अलग स्टोरी है, वो 1932 में हुआ। स्टेबलाइज ऑफ हरिजन सेवक संघ। अच्छा देखो, ये इंसान हरिजन बोला गया। हरिजन मतलब हुआ भगवान का आदमी। जो लोग छोटे कास्ट जिसके साथ छुआछूत वाला भावना रखता था, उसके साथ भी ये खड़े थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसी को इन्होंने हरिजन नाम दिया था, भगवान का आदमी। क्विट इंडिया मूवमेंट किए 1942 में। तो इतना सारा उपलब्धि है, और इस चीज को तुम डिस्क्रेडिट करके, और सिर्फ 1-2 चीज कहीं से तुमको ये फोटो मिल जाता है, वो फोटो का अलग कहानी है, डिटेल में जाओ। व्हाट्सएप में मैसेज आया उसको तुम सच मत मान लो, है ना। तो तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं जो नॉलेज रखोगे, तो आने वाला जनरेशन और भी तुमसे कहीं और ज्यादा वो लोग को मिसगाइड किया जाएगा। तो आज से 2 अक्टूबर आ रहा है, प्रॉमिस करो मेरे साथ कि तुम ठीक है। अगर उसके सपोर्ट में नहीं खड़े होते हो तो कम से कम उसके अगेंस्ट भी ना रहो, न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल अपने आप को बना के रहो। कोई बोले भाई हम तुम्हारे बात से सहमत नहीं है, ठीक है। इतना बुरे नहीं थे कि हम उन्हें गाली दे दें, ठीक है। अच्छे नेता थे, कुछ 1-2 गलती हर इंसान में होती है, उनमें भी थे, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये सब चीज था। और ये अभागा आदमी देख रहा है, ठीक है। इसके ई बनना आसान काम है कि ये तो हम आज भी हम भी बन सकते हैं। कैसे? गन लें, जाओ जिसके खिलाफ हमारा मतभेद चलता है, या मान लो हमको कोई एक नेता पसंद नहीं है आज के डेट में, तो हम जाके उसको गोली मार दें। लेकिन क्या तुम ये बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। हम बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं महात्मा गांधी जैसा? नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो त्याग था, ये उस समय क्यों ये ड्रेस में आए थे पता है ना? क्यों आए थे इस ड्रेस में? इसलिए आए क्योंकि ये जब जाके बोला ना गोपाल कृष्ण गोखले की जाओ तुम 1 साल भ्रमण करो, तो ये भ्रमण करने गया और देखा कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। 1-2 लंगोटा खलता, और वे कोई बच्चा पहनता है पैंट और ये शर्ट, तो जो ऊपर वाला होता है वो थोड़ा लंबा खरीद के लाता था, और 1 साल उसको पहनता था, और फिर पैंट 1 साल पहनता था, उसमें ऊपर वाला नहीं पहनता था। एक कपड़ा को 2 साल चला लेता था। ये स्थिति था। और वहां पे ये कैसे उस ड्रेस में जा पाते? कौन सा ड्रेस में? इस तरह का सूट बूट में ये कैसे इंसान वहां जा पाता है ना? कौन सा सूट बूट में? सोचो ये ड्रेस में वो कैसे जाता उससे मिलने? लगता था ये कौन विलायती आदमी आ चुका है। विलायती आदमी समझता है? विलायती आदमी मतलब वो हुआ कि फॉरेनर आदमी, है ना। तो कौन आ चुका है, ये हमारा बात क्या सुनेगा, इसको ये चीज पता था। इसलिए उसको पहले बोला कि बाबू ऐसा नहीं है, ठीक है, हम तुम ही में से एक हैं, चलो हम ये सारा चीज त्याग कर देते हैं, आज से कपड़ा नहीं पहनेंगे उस तरह का, यही तुम्हारे जैसा खादी कपड़ा पहनेंगे, लंगोटा धोती जो तुम पहनते हो। और सोचो वो सारा लाइफ स्टाइल को छोड़ के इंसान इस तरह का लाइफ स्टाइल में आ गया। क्यों? सिर्फ उस सब आदमी को सही राह में लाने के लिए, ठीक है। और ये इंसान उसको 1 सेकंड में बोल दिया कि ये गलत कर रहा है तो मार दो गोली। अरे हमको भी बहुत नेता लोग से सहमत नहीं है, ठीक है, बहुत कोई नरेंद्र मोदी से सहमत नहीं है, बहुत कोई
राहुल गांधी से सहमत नहीं है, बहुत कोई ममता बनर्जी को पसंद नहीं करता है। क्या करेगा, सबको गोली मार देगा और नथुराम गोडसे जैसा काम करोगे, तो वो तो नहीं करना चाहिए। तो वही बोला गया, महात्मा गांधी एक तरह से 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी गई और महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला मंडप की ओर जा रहे थे। उसी वक्त 35 साल के नथुराम गोडसे गांधी जी के सामने आए। गोडसे ने अपनी पिस्टल निकाली और गांधी जी पर नजदीक से एक के बाद एक 3 गोलियां झोंक दी, जो बापू के छाती, पेट और कमर में लगी। अब 15 मिनट के अंदर महात्मा गांधी की मौत हो गई। क्लियर है बच्चा? ये है। उसके बाद गांधी जी की हत्या करने वाले नथुराम गोडसे का केस 1948 में लाल किले में स्थित एक स्पेशल कोर्ट से ट्रायल शुरू हुआ। ठीक है, जून नवंबर 1948 के बीच स्पेशल कोर्ट ने 149 गवाहों को सुना। 10 फरवरी 1949 को गोडसे, ऑप्टे और 5 अन्य को दोषी ठहराया गया। ठीक है, सावरकर उस समय बरी हो गया और हाईकोर्ट ने, सावरकर भी इनमें अरेस्ट हुए थे। हाईकोर्ट ने में अपील गोडसे ने कोर्ट में खुद रखा अपने पक्ष में। ठीक है, अपील किया। गोडसे ने गांधी की हत्या पर कोई अफसोस नहीं जताया, खुद को सच्चे देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया। देख रहा? ठीक है, देशभक्त था ये, एक आदमी को मार दिया, देशभक्त बन गया। गवर्नर जनरल ने दोषी की दया याचिका खारिज कर दी और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में गोडसे और ऑप्टे को फांसी दे दी गई। ये इंसान को पूछो बाबू, तुम इसको मारने के अलावा और जिंदगी में क्या किया, किसका भला कर दिया, कौन ऐसा मूवमेंट कर दिया जिससे लोग का भला हो गया? ठीक है, तो अब तो ऐसे में जितना भी पाकिस्तान वाले लोग आते हैं ना, अपने आप में बम बांध के, सुसाइडर बम, और आके ब्लास्ट करके और किसी को मार देते, सब देशभक्त हो गया वो सब। और है देशभक्त ही है वो लोग भी, क्या इसके अनुसार तो वही देशभक्त है। ठीक है, तो ये देशभक्त थे उस टाइप के। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये चीज। अगर थोड़ा सा भी इंस्पायर हो तो इसको थोड़ा फॉलो करो, आने वाला नए जनरेशन को इस चीज को बताओ और ये जो मिसगाइडनेस चल रहा है उसको समाप्त करो। जय हिंद, वंदे मातरम।